सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं। शिवनेरी करके किला, उस किले पे हुआ। उनके जन्म के समय की जब परिस्थितियों का हम विचार करते हैं तो कैसे समाज में परिस्थिति थी। तो दिल्ली में मुगलों का शासन था। दक्कन, जिसको दक्कन भी बोलते हैं, ऐसे गोलकुंडा केंद्र मान करके हैदराबाद में कुतुबशाही का शासन चलता था। और दक्षिण में जाने पर बीजापुर में आदिल शाही का शासन चलता था। यानी संपूर्ण समाज में परकियों के धर्म का इतना प्रभाव था कि शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, यानी उनके जो दादा थे, उन्होंने अपने बच्चों का नाम शाहजी और शरीफ जी ऐसा रखा। हम सब जानते हैं शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और उनके चाचा शरीफ जी भोसले ऐसे थे। मुगलों के संस्कारों का इतना व्यापक प्रभाव संपूर्ण समाज में था कि ऐसे बड़े प्रतिष्ठित घरों के लोग भी अपने बच्चों का नाम मुगल ऐसा रखते थे। तो संपूर्ण समाज में कैसा प्रभाव मुगलों के जीवन का था, यह हमको स्पष्ट रूप से देखने में आता है। हम सब जानते हैं शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी का लालन पोषण किया। शाहजी बीजापुर के जो आदिल शाही थी, उसके उस सुल्तान के एक सूबेदार यानी एक सरदार हुआ करते थे। उनकी एक अपनी छोटी रियासत थी, उस रियासत का कामकाज देखते थे। लेकिन शाहजी के मन में ये कल्पना थी कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बनना चाहिए, मेरा बेटा अपने धर्म को प्रतिष्ठित करने वाला, उसकी मर्यादा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। और इसलिए शिवाजी ने राजमाता जीजाबाई के साथ शाहजी ने शिवाजी को अलग रखा और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अपने एक चित परिचित दादाजी कोंडदेव, ऐसे 70 वर्ष के वृद्ध दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव को शिवाजी के शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। और उस समय की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, और अपने शिवाजी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय सह्याद्री की जो पर्वत श्रृंखला है, यानी जो महाराष्ट्र में पुणे के और आसपास के सारे दुर्ग, और वो दुर्ग जिन पर्वत श्रृंखला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को देखने समझने में, उसके गुफाओं को, रास्तों को, जंगलों को ये समझने में बिताया। यानी जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव के मन में शिवाजी को कैसा बनाना है, इसकी योजना बहुत पहले से थी। और उसके लिए जो छोटा से छोटा काम होता है, यानी शिवाजी को ये क्या था कि मैं मुगलों से, या दादाजी कोंडदेव को ये समझता था कि मुगलों से उनके उनके जो स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं, उसके जो स्ट्रेंथ है, वहां जाके नहीं लड़ सकते। और इसलिए मुगलों को अपने यहाँ तक बुलाना, यानी अपने दुश्मन को अपने यहाँ तक बुलाना लड़ने के लिए, इसके लिए अनेक वर्षों तक, लगभग 10-11 वर्ष शिवाजी ने उन सह्याद्री के पर्वत श्रृंखलाओं को समझने में, गुफाओं को समझने में, जंगलों को समझने में, रास्तों को समझने में बिताए। शिवाजी बाद में 6 वर्ष की उम्र में एक बार शाहजी का मन हुआ कि शिवाजी को देखना है, और इसलिए शाहजी ने शिवाजी को अपने पास बुलाया। तो शिवाजी, जीजाबाई, ये सब लोग 6 वर्ष की उम्र जब शिवाजी थे तो शाहजी के पास गए। और शाहजी एक बार बाल्यकाल के छोटे बालक शिवाजी को लेकर के आदिल शाही के दरबार में गए। जब वो आदिल शाही के दरबार में जाते हैं तो कैसा मुगल साम्राज्य में जो परंपरा हुआ करती थी कि प्रत्येक व्यक्ति सर झुका करके बादशाह को या जो आदिल शाही थी उसको नमन करेगा, और फिर सर झुकाते हुए पीछे जाकर के अपने स्थान पर बैठेगा। शाहजी ने यह किया और बाद में शिवाजी, और शिवाजी राजे बहुत देर तक शिवाजी चलता रहा, पर ने हमारे धर्म का ह्रास किया है, हमारे धर्म का नाश किया है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया है, और ऐसे व्यक्ति के सामने मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। ऐसा कर करके शिवाजी वहां बहुत देर तक खड़े रहे। और बाद में वो आदिल शाह ने ऐसा शाहजी को बोला कि बालक है, इसको लेकर जाओ। बाद में शाहजी शिवाजी को लेकर के अपने स्थान पर गए। यानी शिवाजी के मन में 6-7 वर्ष की आयु में भी यह भावना बहुत स्पष्ट थी कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन स्वधर्मी है, कौन विधर्मी है। तो जो स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वधर्म का ये जो भाव था शिवाजी के मन में, बाल्यकाल से ही जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव के साथ रहने सहने से, जो राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, इनकी कहानियां सुनने से जो बालक शिवाजी के मन में भाव पड़ा,
उस भाव के नाते इतने बड़े बादशाह के सम्मुख भी, जहां उनको और अपने पिताजी को शिवाजी राजे तीर्थ रूप ऐसा करके बोलते थे और पिताजी का बहुत सम्मान करते थे, पिताजी की आज्ञाओं का बहुत पालन करते थे, तो ऐसे तीर्थ रूप भी जहां अपना सर झुका करके नमन करते थे, सर झुका करके चलते थे, ऐसे स्थान पर भी शिवाजी ने शाहजी की भी बात नहीं मानी। नहीं, उनके मन में ये जो भाव था कितना दृढ़ था, कितना स्पष्ट था, जिसको हम अंग्रेजी में शब्द होता है कन्विक्शन। वो कन्विक्शन कितना स्ट्रांग था उनका कि जो उनको गलत लगा उन्होंने नहीं किया। ऐसे हम जानते हैं शिवाजी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो शिवाजी का जीवन हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी। शिवाजी एक मिलिट्री लीडर के रूप में कैसे उन्होंने अनेक युद्धों का संचालन किया, और जैसे हम बोलते हैं कि हम कोई कार्यक्रम क्यों करते हैं, तो उस कार्यक्रम के पीछे का एक ध्येय होता है, वो ध्येय प्राप्त करना। ऐसे शिवाजी ऐसे ही किसी युद्ध में नहीं चले जाते थे। शिवाजी ने प्रत्येक युद्ध एक ध्येय प्राप्ति के लिए लड़ा और उस ध्येय को प्राप्त किया। ऐसे शिवाजी एक महान कूटनीतिज्ञ। जब हम इसके लिए उदाहरण पढ़ते हैं तो जब शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को, जब शिवाजी ने अपनी छोटी उम्र में कुछ कुछ दुर्ग ऐसे रायगढ़ राजगढ़ से दुर्ग जीतना चालू किया जो बीजापुर की संतुलन में आते थे, तो बीजापुर के आदिल शाह को ये पता चला कि मेरे एक सरदार का बेटा मेरे ही राज्य में किलों को जीत रहा है, मुझसे छीन रहा है, यानी उसका दुस्साहस बढ़ रहा है, तो उन्होंने शाहजी को अफजल खान के द्वारा कैद करा लिया और शाहजी को बाद में जंजीरों से जकड़ करके पूरे बीजापुर की सड़कों में घुमाया और शाहजी को ले जाके कैद कर दिया, यह सोच करके कि अब शिवाजी, क्योंकि शाहजी को कैद कर दिया इसलिए शिवाजी मेरे सब दुर्गों को वापस करेगा और मुझसे आकर के क्षमा मांगेगा और अपने पिता को छुड़ाएगा। शिवाजी को अपने पिताजी को छुड़ाना था, लेकिन शिवाजी ने उस समय अपनी कूटनीतिज्ञ दृष्टि का परिचय देते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब को पत्र लिखा कि मैं और मेरे पिताजी आपकी छत्र छाया में आना चाहते हैं, लेकिन ये आदिल शाह हमें परेशान कर रहा है और ये नहीं आने दे रहा है, तो आप कृपया हमारी सहायता करें। बाद में औरंगजेब तुरंत आदिल शाह को पत्र लिखता है और औरंगजेब से लड़ना न पड़े, यानी औरंगजेब के पास उस समय 4 लाख की सेना हुआ करती थी, आदिल शाह के पास 1 लाख की सेना हुआ करती थी। औरंगजेब की सेना से प्रत्यक्ष लड़ाई न लड़ना पड़े, इसके लिए आदिल शाह ने शाहजी भोसले को ससम्मान अपने कारागार से रिहा किया, उनको वस्त्र अलंकार आभूषण इत्यादि दिया और उनसे कहा कि किसी गलत फहमी के कारण आपको इस प्रकार की यातनाओं और इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से गुजरना पड़ा। यानी बहुत छोटी उम्र में, ये 10-12 वर्ष के शिवाजी, बहुत छोटी उम्र में शिवाजी आदिल शाह जैसे सुल्तान के साथ कैसे कूटनीतिक व्यवहार करना, यानी एक दूरदृष्टा जो राजनीतिज्ञ होता है और राजनीति की दृष्टि से भी कैसे अपना बिना नुकसान किए बिना अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने प्रजा की सुरक्षा करना, अपने परिवारजनों की सुरक्षा करना, इसका एक अद्भुत उदाहरण 10 वर्ष की आयु के शिवाजी ने दिया। फिर हम देखते हैं शिवाजी के अंदर एक बहुत कुशल संगठक ऐसा गुण भी पाया जाता है। शिवाजी जिस क्षेत्र में रहे, ऐसे जो महाराष्ट्र और पुणे में, विशेषकर पुणे के आसपास का एरिया जिसको हम उस समय की भाषा में मावला प्रांत या मावल भी कहते थे, और वहाँ के निवासी मावले ऐसे कहे जाते थे। ऐसे जो लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे, जिनके ऊपर एक देशमुख या सर देशमुख या देश पांडे, सर देश पांडे, ऐसे लोग इनका नेतृत्व करते थे। शिवाजी जाकर के ऐसे लोग, यानी शिवाजी के साथ जो युद्ध करते थे वो प्रियर थे, वो ट्रेंड सोल्जर ऐसा नहीं था। शिवाजी ने ऐसे लोगों ना अपने स्वराज्य के भाव से, स्वराज स्वधर्म और स्वराज्य और स्वतंत्रता की प्राप्ति के ध्येय से सबको जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं तो उनको जो कार्य करना है उसके लिए दक्ष बनाया। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई सामाजिक काम करते हैं तो एक सामाजिक कार्य करने के लिए, बड़ा ध्येय प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है, और ऐसे सब योग्य लोगों को जोड़ना और उन योग्य लोगों को जो जो जिस ध्येय के लिए हम चल रहे हैं उस ध्येय प्राप्त करने के योग्य बनाना, ये शिवाजी ने 10-12 वर्ष की आयु में ये कार्य किया।
और जब हम शिवाजी के जो सर नौबत या उस समय के जो सर सेनापति सेनापति कहे जाते थे, ऐसे सब लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो शिवाजी ने अपने साथ काम करने के लिए जिस टीम का यानी जिस समूह का गठन किया, वह समूह कितना प्रभावशाली रहा। चाहे वो नेताजी पालकर हो, जो बहुत लंबे समय तक शिवाजी के सर नौबत रहे, अनेक युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया, अनेक युद्धों में मुगल को, आदिल शाही को, इस सब को पराजित किया, ऐसे नेताजी पालकर हो, उनके जाने के बाद प्रतापराव गुर्जर हो, या हम सबको पता है कि जब अफजल खान की मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान ने उसके बेटे को जब बोला कि शिवाजी को जाकर के कैद करके लाओ, तो शिवाजी मात्र 600 लड़ाकों के साथ विशालगढ़ जा रहे थे, और वहां उनको पता चला कि जो उनका बेटा है वो 10,000 की सेना के साथ खड़ा है। तो शिवाजी के एक अन्य सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे मात्र 300 सैनिकों के साथ उन्होंने 10,000 की सेना का नेतृत्व किया। ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे हुआ करते थे। बाजी प्रभु देशपांडे की जो हम युद्ध नीति पढ़ते हैं, तो ये उस समय के घटना से समझ में आता है कि कैसे उन्होंने पहाड़ के अंदर तक सेना को बुलाया और ऐसे स्थानों पे अपनी टुकड़ियां लगाई जहां एक बार में 5 या 7 लोगों से अधिक लोग न जा सके, और ऐसे 10-10, 20-20 की टुकड़ियां अपने मावल सैनिकों की लगाई, जो उनके मुगलों आदिल शाह की सेना से लोहा ले सके। शिवाजी का एक अन्य गुण था बहुत कुशल योजनाकार, यानी कोई घटना, कोई युद्ध करने के पहले उसकी बारीकियों को समझना, शत्रु के व्यवहार को समझना, शत्रु की जो जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, उसकी क्या ताकत, उसकी क्या शक्ति है, उसको समझना। और इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को, गुप्तचर विभाग जिसको बोलते हैं, गुप्तचर विभाग की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रखना, अपने लोगों से ऐसे इनपुट लेते रहना, ये सब कार्य करते थे। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं जो शाइस्ता खां का प्रकरण होता है, शाइस्ता खां पुणे में दाखिल हो जाता है। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, और शाइस्ता खां बहुत क्रूर, ऐसा उसके बारे में बहुत प्रसिद्ध था, बहुत क्रूर सरदार। और शाइस्ता खां पुणे में प्रवेश करता है। पुणे के में आज भी एक लाल महल करके स्थान है, वो लाल महल जहाँ शिवाजी ने बचपन बिताया था। और शाइस्ता खां लाल महल में जाकर के कब्जा कर लेता है। लगभग 1 लाख की सेना, उस सेना में घुड़सवार, हाथी, ऊंट, भोजन का सामान इत्यादि सब, और 1 लाख की सेना के साथ शाइस्ता खान और शिवाजी उस पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। और 1 लाख की सेना का सामना करने के लिए शिवाजी के पास थे केवल 1,000 मावले। उन 1,000 मावलों को भी शिवाजी ने 2 टोलियों में बांटा, और लगभग 400 मावले लेकर के वो रात के अंधेरे में शाइस्ता खां जहां निवास कर रहे थे लाल महल में घुस गए। लाल महल में घुसने के बाद, उस समय रमजान का समय चल रहा था, तो लगभग सब लोग सो गए थे। केवल रसोई में काम करने वाले कुछ खानसामे जाग रहे थे, और खानसामे से सटे हुए कक्ष में शाइस्ता खां था। ये 40 लोगों ने लाल महल की, जिसको आज की भाषा में हम रेकी बोलते हैं, तो लाल महल में किस कोने पर क्या है, कहाँ शाइस्ता खां रहेगा, कहाँ पर अन्य सरदार पाए जाएंगे, कैसे उसमें घुसना है। तो छत्रपति शिवाजी को ये पता था कि शाइस्ता खां की सेना में कुछ मराठा सरदार भी हैं। केवल इस छोटी सी जानकारी का लाभ कैसे उठाना, तो अपने 400 मावलों के साथ वो शाइस्ता खां के कैंप में, यानी हमको इसका अगर भान करना है कि कैंप कैसा है, तो आज भी जो मिलिट्री कैंटोनमेंट होते हैं, मिलिट्री बटालियंस होती है, वो कैसे स्टेज वाइज, फेज वाइज में उनके कैंप्स होते हैं, उनके गेट्स होते हैं जहाँ से आप जाते हैं, चौकियाँ। ऐसी अनेक चौकियों को पार करते हुए, और सबको ये बोला कि हम मराठा सरदार हैं, बंदोबस्त देखने के लिए रात में बस जा रहे हैं। मुगल चौकियों को बात ये बताते हुए शाइस्ता खां के जहाँ रह रहे थे, ऐसे लाल महल में पहुंच जाते हैं। लाल महल में पहुंचने के बाद वो खानसामों को पहले उनकी हत्या करते हैं, और बाद में करते करते शाइस्ता खां जहाँ पर जिस कक्ष में सोया होता है वहां पहुंच जाते हैं। शाइस्ता खां जैसे ही अपना खड्ग उठाता है छत्रपति शिवाजी पर प्रहार करने के लिए, शिवाजी अपने तलवार भवानी, जिसको बोलते थे, उनकी तलवार का नाम भवानी था, भवानी से शाइस्ता खां पर प्रहार करते हैं। शाइस्ता खां की 3 अंगुलियां कट जाती हैं, और लेकिन शाइस्ता खां भागने में सफल हो जाता है। शाइस्ता खां के उसमें बेटे अब्दुल फतेह की मृत्यु होती है।
बाद में जैसे ये खबर बाहर कैंप में पता चलती है कि सरदार साहिसाका पर हमला हुआ, 1 लाख की सेना लग जाती है देखते हैं कि शिवाजी को पकड़ना है, आज उसको मौत के घाट उतारना ही है। किंतु शिवाजी ने यहाँ पर भी एक रणनीति लगाई। उनको अगर उत्तर की ओर भागना था तो उन्होंने दक्षिण की ओर एक बैलों का समूह भगाया और उन बैलों के समूह के जो बैलों के सींग होते हैं उनमें मशाल बांध दी। मशाल जब बंधी हुई और बैलों को देखा रात के अंधेरे में, तो मुगल सैनिकों ने सीखा कि निश्चित रूप से शिवाजी इस दिशा में भाग रहे हैं और वो शाइस्ता खां के सैनिक शिवाजी का पीछा करते करते उस दिशा में भागे और शिवाजी ने उस मौके का फायदा उठाया कि दक्षिण दिशा में सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंच गए। तो शुरू से लेकर के अंत तक, प्रारंभ से लेकर के अंत तक कितनी योजना कि वहां पर जाने से क्या क्या होगा, शाइस्ता का किस कक्ष में रहेगा, वो कक्ष कितनी दूरी पर रहेगा, उसके अंगरक्षक किधर रहेंगे, भागने के लिए किधर से भाग सकते हैं। 1 लाख की सेना से लड़ने के लिए मात्र 400 लोगों के साथ शिवाजी ने ये ऐसा अनुपम उदाहरण। तो आज भी जो मिलिट्री जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज जब पढ़ाई जाती हैं तो ऐसे इन शिवाजी की जो गुरिल्ला युद्ध नीतियां हैं उनको आज भी जो आर्मी के लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। ऐसा ही दूसरा एक और उदाहरण शिवाजी की योजना का और अपने शिवाजी के धैर्य का परिचय जो मिलता है। जो आदिल शाह जब शिवाजी से बहुत परेशान हो गया तो आदिल शाह ने ऐसे अपने राज्य में, और आदिल शाह की माँ यानी सौतेली माँ लगती थी, बड़ी बेगम उनको सब कहते थे, बड़ी बेगम और आदिल शाह ने अपने राज्य दरबार में सभी सरदारों को बुलाया और सरदारों के सामने प्रश्न रखा कि शिवाजी को जीवित या मृत कौन यहाँ ला सकता है। तो वहाँ एक ऐसा ये चुनौती जैसा था, तो दरबार में एक बड़े मेज पर एक चांदी की प्लेट रखी गई, उसमें एक बीड़ा रखा गया पान का और सरदारों को आमंत्रित किया गया कि जो सरदार यह महती कार्य लेने में उत्सुक है वो ये आए और ये पान का बीड़ा उठाए। आदिल शाह के, बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में सन्नाटा, चारों तरफ से कोई सरदार यह कार्य करने को राजी नहीं होता है। बाद में चल करके पीछे से एक अफजल खान नाम का सरदार भीड़ को चीरते हुए आता है और वो पान का बीड़ा उठाता है। अफजल खान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कैसा अफजल खान 7 फुट शरीर वाला व्यक्ति, कई हाथियों का बल, जिसके अंदर राज्य में शाहजी को जिसने बेड़ियां डाली वह अफजल खान था, जिसने शाहजी को गिरफ्तार करके बीजापुर में उनके ऊपर बेड़ियां डाल करके पूरे बीजापुर में घुमाया था, शाहजी का अपमान करने वाला व्यक्ति। ऐसा अफजल खान ये काम अपने ऊपर लेता है। अफजल खान को जो बीजापुर की आदिल शाही होती है वो सब प्रकार की सहायता, हाथी, घोड़े, 10,000 घुड़सवार, कई हजार हाथियां, ऊंट, राशन का सामान, ऐसा सब सामान देती है। अफजल खान इतना बलिष्ठ थे, लेकिन शिवाजी के बारे में उस समय तक ऐसी सब तरफ सर्वत्र सब दूर ऐसा समाचार फैल गया था कि शिवाजी बहुत तेज है, शिवाजी जादूगर है, शिवाजी कुछ भी कर सकता है, शिवाजी उड़ सकता है, शिवाजी छुप सकता है, शिवाजी भेष बदल सकता है। और ये डर अफजल खान के मन में कैसा था, तो अफजल खान जब बीजापुर से निकलता है तो निकलने के पहले उसने अपनी 64 बेगमों को मारता है। वो आज भी अगर हम बीजापुर जाएंगे तो वहाँ एक स्थान है कब्र, जहाँ ये 64 कब्र आज भी बनी हुई है। तो अफजल खान के मन में भी कितना डर रहता है शिवाजी के प्रति। शिवाजी उस समय एक बहुत छोटे राजा के नाते कुछ दुर्ग जीत चुके होते हैं, लेकिन अफजल खान जैसे सरदार जिसने शिवाजी के पिताजी शाहजी को बेड़ियों में डाल करके बीजापुर में घुमाया हो, इतना अपमान किया हो, उसके मन में भी कितना डर था कि वो बीजापुर से निकलने के पहले अपनी 64 बेगमों की पहले हत्या करता है, बाद और हम जानते हैं निकलते। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से पहले जो हमारे राजा हुआ करते थे वो युद्ध के नियम मानने वाले हुआ करते। नियम, किस पर आक्रमण करना है, किस पर नहीं करना है, प्रजा पर नहीं करना है, महिलाओं पर नहीं करना है, देवस्थानों को भी पर आक्रमण नहीं करना, ऐसे सब जो नियम थे, जो रूल ऑफ वॉर, उसको फॉलो करने वाले थे। लेकिन आदिल शाही, कुतुब शाही या मुगल, ये जितने भी परधर्मीय विदेशी आतताई होते थे, इनके लिए युद्ध में कोई नियम ऐसा नहीं। शिवाजी ऐसे पहले ये
राजा थे जिन्होंने उनको उनकी भाषा में जाकर के जवाब दिया, उनके साथ उनके जैसा व्यवहार किया। तो अफजल खान जब बीजापुर से निकलता है तो अफजल खान की योजना होती है कि मैं शिवाजी को इतना अपमानित कर दूंगा कि शिवाजी अपने गढ़ प्रतापगढ़ से, उस समय शिवाजी प्रतापगढ़ नामक किले पर रह रहे होते हैं, वो प्रतापगढ़ से उतर के आएंगे और मेरे साथ मैदान में युद्ध करेंगे। और हम जानते हैं कि शिवाजी की जो कुल देवी होती है तुलजापुर, तुलजा भवानी जाकर के तुलजापुर में जाकर के वो तुलजा भवानी की मूर्ति को तोड़ देता है, वहां पर एक गौ हत्या करता है और वहां के जो उस गाय का खून होता है उससे तुलजा भवानी का उस रक्त से उनको स्नान कराता है। अनेक स्थानों पर ऐसे ही पंढरपुर, पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में एक भगवान विट्ठल का एक बहुत जहाँ पर अनेक लोगों की श्रद्धा, ऐसा स्थान है। पंढरपुर की यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है, पंढरपुर में भी यही काम करता है। ऐसे रास्ते में जगह जगह अनेक मंदिरों को नष्ट करते हुए, देवताओं की मूर्तियों को भग्न करते हुए, सामान्य प्रजा को मारते हुए, जो खेती किसानी जैसे फसलों को नष्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तो अफजल खान की योजना थी कि इन सब घटनाओं से उद्वेलित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से निकल करके आएंगे, और अगर वो प्रतापगढ़ से निकल करके मैदान में आ गए तो शिवाजी को हराना अफजल खान के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी के सेना बहुत छोटी और अफजल खान की सेना बहुत बड़ी। सामान्य जन में भी एक शिवाजी के प्रति एक गुस्सा आया कि छत्रपति की अफजल खान हमारे धर्म का, हमारे स्वराज्य का इतना अनादर कर रहा है, और ये शिवाजी जो स्वराज्य और स्वधर्म की बातें करता है वो शिवाजी हमारी रक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तो कभी कभी सामान्य जो आपके फॉलोअर होते हैं उनका भी नेता के प्रति विश्वास कैसा डिगता है, इसका भी एक उदाहरण है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, जो उनकी योजना थी उसका पालन करने में कोई कमी नहीं की। और बाद में शिवाजी को अफजल खान जब वाई करके एक स्थान पड़ता है प्रतापगढ़ से कुछ दूर पर, वाई मैदानी स्थान है, वाई से आगे एक जावली करके स्थान पड़ता है जो प्रतापगढ़ किले से लगभग 1 मील है, और वहां से जंगल पर्वत ये सब प्रारंभ होता है। तो वाई नामक स्थान पर अफजल खान अपना कैंप लगाता है, शिविर लगाता है, और वहां से उसके साथ एक मराठी सरदार कृष्णाजी भास्कर ऐसे रहते हैं, उनके हाथों वो छत्रपति शिवाजी को संदेश भेजता है कि बहुत अपमान भरा संदेश कि तुम्हारी बहुत दुष्टता हो गई, तुम आदिल शाह की खिदमत में हाजिर हो, सारे दुर्ग सारे किले बीजापुर की आदिल शाही को समर्पित करो और हमारी छत्र छाया में रहो, ऐसा संदेश शिवाजी को भेजते हैं। शिवाजी इन सब घटनाओं की जानकारी शिवाजी को मिल रही थी कि अफजल खान रास्ते में किस प्रकार से अत्याचार अनाचार करते हुए आगे बढ़ रहा है, कैसे वो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहा है, कैसे वो प्रजा को नुकसान कर रहा है। लेकिन शिवाजी ने पूर्ण धैर्य का परिचय देते हुए अपनी योजना को साकार कैसे करना, इसके लिए पूरी प्रतीक्षा की। बाद में एक गोपीनाथ पंत करके एक वयोवृद्ध पेशवा जैसे वयोवृद्ध ब्राह्मण, उनके द्वारा अफजल खान को संदेश भेजा, और अफजल खान से बोला, गोपीनाथ पंत अफजल खान से जाकर बोलते हैं कि शिवाजी आपसे बहुत डर गए हैं, आप उनके पिता के मित्र हैं इसलिए आप उनके चाचा के जैसे हैं, और वो अपने पिता के जैसे ही आपका आदर करते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत डर गए हैं और इसलिए वो वाई आकर के आपके सामने क्षमा याचना नहीं कर सकते। आप कृपा करके प्रतापगढ़ आइए, प्रतापगढ़ में शिवाजी आपसे खुद मिल करके अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगना चाहेंगे। यानी अफजल खान को ये विश्वास दिलाया कि शिवाजी बहुत डर गए हैं, शिवाजी अब युद्ध नहीं करना चाहते, शिवाजी अब आपकी खिदमत में रहेंगे, आदिल शाही की खिदमत में रहेंगे, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। और ऐसा करके जब अफजल खान को विश्वास हो गया तो अफजल खान ने अपना शिविर वाई से उठा करके जावली नामक स्थान पर ले गए। जी होता है, अफजल खान के साथ बीजापुर से अनेक हीरे मोती इत्यादि व्यापारी आए थे। शिवाजी को जैसे ही ये सूचना मिलती है सब व्यापारियों को अपने माल के साथ अपने किले प्रतापगढ़ बुलाते हैं, उनसे उनका सब सामान खरीदते हैं और वचन देते हैं कि अफजल खान से मैत्री होने के बाद सबको उसका मूल्य अदा किया जाएगा। अब व्यापारी अत्यंत खुश होते हैं कि उनके सारे माल का एक मुश्त ग्राहक मिल गया। छत्रपति शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए एक शामियाना तैयार करते हैं, यानी आज की भाषा में जिसको रेड कारपेट वेलकम ऐसा बोल सकते हैं। तो अफजल खान के शब्दों में जब अफजल खान पहुंचता है और उस शामियाने को देखता है तो कहता है कि अफजल खान कहता है कि ऐसा स्वागत तो
बीजापुर के आदिल शाह को भी नसीब नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था उस सामियाने में करते हैं। उस समय के जो सबसे अच्छे कालीन बिछाए जाते हैं, रेशम के वस्त्र इत्यादि से सजाया जाता है, आभूषण दिए शिवाजी अफजल खान को आभूषण, वस्त्र, अलंकार इत्यादि भेंट करते हैं। यानी अफजल खान को पूरी तरह से ये विश्वास दिला देते हैं कि शिवाजी अब अफजल खान से डर गए हैं और अफजल खान से मिलकर के उनसे क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। बाद में गोपी चंद पंत को पुनः शिवाजी भेजते हैं और बोलते हैं कि अफजल खान अपने सैनिकों के साथ शिवाजी से मिलने जाना चाहते थे, लगभग 2000 सैनिकों के साथ। बाद में गोपी चंद बोलते हैं कि नहीं, शिवाजी आपसे बहुत डर गए हैं और अगर आप इतनी सैनिकों के साथ जाएंगे तो शिवाजी वापस दौड़ के भाग करके प्रतापगढ़ चले जाएंगे, तो आपका इतने लोगों के साथ वहां जाना उचित नहीं होगा। अफजल खान को ये मनाने में वो विश्वास करते हैं, अफजल खान गोपी चंद पंत का। और बाद में यह तय होता है कि अपने 10-10 अंगरक्षकों के साथ शिवाजी और अफजल खान आएंगे और मिलेंगे। और शिवाजी उसके पीछे की योजना रहती है कि शिवाजी उससे मिलेंगे और अगर अफजल खान की हत्या कर दी तो शिवाजी उस पर संकेत भेजेंगे, प्रतापगढ़ के किले से 3 बार तोप दागे जाएंगे और नेताजी पालकर जो उनके सेनापति थे वो बाकी सेना पर आक्रमण करेंगे। अब ये बहुत कठिन, यानी माता जीजाबाई ने कई दिनों से उनकी सलामती के लिए दुआ, प्रतीक्षा, पूजा, दान, तप ये सब प्रारंभ कर दिया था। अफजल खान का डर, शिवाजी 5 फुट 2 इंच 5 फुट 4 इंच वाले व्यक्ति, अफजल खान 7 फुट वाला व्यक्ति, अफजल खान में कई हाथियों का बल, ऐसा उसको माना जाता। अत्यंत निर्दयी, क्रूर, अपने जिसके बारे में अपनी 64 बेगमों की हत्या जिसने की, ऐसे अफजल खान का सामना छत्रपति शिवाजी से होने वाला था। पूरे स्वराज्य के जितने लोग थे सबके मन में ये डर था कि शिवाजी को नहीं मिलना चाहिए, शिवाजी को भाग जाना चाहिए। लेकिन शिवाजी के मन में ये विश्वास था कि नहीं, मैं अफजल खान से मिलूंगा। बाद में हम सब जानते हैं शिवाजी कैसे अंदर सर पर जो शिरस्त्राण बोलते हैं जिसपे बाण लगने से कुछ सुरक्षा हो सके ऐसा, और लोहे का वस्त्र अंदर, उसके ऊपर रेशम का वस्त्र पहन करके अफजल खान से मिलने जाते हैं और हाथ में बाघ का नाखून जो होता है वो पहनते हैं। और अफजल खान जैसे ही उनसे गले लग करके मारने वाला होता है, शिवाजी पूरा हाथ अफजल खान की पेट में डाल करके और उसकी हथेलियों को बाहर निकाल देते हैं। इतना होने के बाद भी अफजल खान मरता नहीं है। शिवाजी जब बाहर निकलते हैं तो अफजल खान दौड़ करके उनके पीछे जाता है। बाद में शिवाजी जो अफजल खान के अंगरक्षक और शिवाजी के अंगरक्षकों में युद्ध होता है। शिवाजी के अफजल खान के 10 अंगरक्षक मारे जाते हैं। शिवाजी 10 अंगरक्षकों के साथ सुरक्षित प्रतापगढ़ के किले पर ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर पहुंचने के बाद फिर 3 बार तोपों की सलामी होती है और बाद में जंगलों में छुपे हुए नेताजी पालकर समस्त सेना का नाश कर देते हैं। अफजल खान जैसे पराक्रमी, जैसे क्रूर, जैसे शक्तिशाली, जिनके पास इनसे कई गुना अधिक सेना, इनसे कई गुना अधिक शक्ति, ऐसे अफजल खान को भी शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कुशल योजनाकर्ता से उनकी योजनाओं को ध्वस्त किया। हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में अनेक ऐसे युद्ध हैं। वो प्रतापगढ़ का युद्ध हो गया, कोंडाड़ा का युद्ध हो गया, वो पन्हालगढ़ का युद्ध हो गया, राजगढ़ का युद्ध हो गया। ऐसे अनेक छोटे छोटे किले शिवाजी ने अपनी उम्र में जीते। अपने छोटी आयु से 12 या 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला किला जीता। जो घटना है कि छत्रपति शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ बैठे होते हैं और जीजाबाई देखती हैं सामने एक दुर्ग पर मुगलों का आदिल शाह का झंडा ये फहर रहा होता है, तो माता बहुत दुखी हो जाती है। और तो शिवाजी उनसे पूछते हैं कि माता आप दुखी क्यों? और जब जीजाबाई बोलती है कि उस दुर्ग पर मुझे भगवा झंडा ऐसा फहरते। शिवाजी 14 वर्ष की उम्र में अपना पहला, और ये क्रम जो किला जीतने का कर्म, ये छत्रपति शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते चले गए। लेकिन शिवाजी सिर्फ युद्ध करता नहीं थे। शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीता। उन्होंने कुशल युद्ध नीति, और जिसको हम गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं, उसके द्वारा अपने से कई गुना बड़ी सेनाओं को परास्त किया। यानी अफजल खान की मृत्यु के बाद यदि आप देखेंगे तो शिवाजी एक टुकड़ी में, नेताजी पालकर एक टुकड़ी में और दोरे जी एक, ये 3 सेना है। शिवाजी ने 18
दिनों के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य हिंदवी स्वराज्य या मराठा साम्राज्य में अंदर कर लिया। केवल अफजल खान की मृत्यु के 18 दिन के अंदर छत्रपति शिवाजी का जो ये साम्राज्य जो अपने सबसे बड़े विस्तृत रूप में होता तो लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उनका राज्य हुआ करता था। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के पूर्व में पेशावर और पश्चिम में बंगाल तक इतने बड़े स्वराज्य को, इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े भूभाग को उन्होंने अपनी सीमा में मिलाया। ये शिवाजी के जो व्यक्तित्व है उसका एक है कि शिवाजी बहुत अच्छे योद्धा थे, युद्ध नीति के कुशल जानकार थे, लेकिन शिवाजी एक अच्छे शासक भी थे। यानी सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, शिवाजी शांति के समय भी अपनी प्रजा का पालन पोषण करे कैसे करना है, प्रजा को न्याय कैसे मिले इसकी चिंता करनी है, प्रजा सामान्य व्यक्ति पर अन्याय न हो सके। यानी अगर उनके जो सरदार थे उस सरदार ने भी गलती की है तो वो सरदार को भी वो सजा देते थे। स्वराज्य के विरुद्ध अफजल खान की घटना के कई समय का एक उदाहरण है कि चंद्रराव मौर्य करके एक मराठा सरदार अफजल खान से जाकर के मिल जाता है और अफजल खान की जब मृत्यु होती है तो पुनः शिवाजी से क्षमा मांगने के लिए अपने दामाद को भेजता है। तो शिवाजी के एक और प्रमुख सरदार कान्होजी थे, कान्होजी से उनके दामाद आकर के कहते हैं और कान्होजी को प्रारंभ में तो बहुत डर लगता है कि शिवाजी के सामने जाकर के क्षमा के लिए कैसे बोलना, लेकिन शिवाजी के सामने जाते हैं, क्षमा के लिए बोलते हैं। शिवाजी क्षमा करते हैं किंतु बोलते हैं कि स्वराज्य के प्रति जो विद्रोह करते हैं ऐसे लोगों के मन में डर रहना चाहिए, और इसलिए जो चंद्रराव मौर्य करके जो मराठा सरदार से उनका दाहिना हाथ और बायां पैर तोड़ देना, ऐसी उनको सजा देते हैं। यानी स्वराज्य के विरुद्ध काम करने वालों को सजा भी देना, स्वराज्य के प्रति इतना समर्पण, इतना कमिटमेंट, इतना कन्विक्शन, विश्वास रख करके काम करने वाले ऐसे शिवाजी थे। शिवाजी ने जो मिर्जा राजा जयसिंह को पत्र लिखा, वो पत्र अगर हम सब पढ़ेंगे तो शिवाजी ने उसने कहा है कि यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, शिवाजी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये नहीं किया। शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा कि यदि आप मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, आप मेरा राज्य लेना चाहेंगे तो मैं सहर्ष आपके लिए काम करूंगा, आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन आप मुगल साम्राज्य के लिए यदि काम करेंगे तो मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। मिर्जा राजा जय सिंह बाद में शिवाजी को हम सब जानते हैं, वो औरंगजेब से मिलने के लिए ले जाते हैं और औरंगजेब उन्हें छल से कैद कर लेता है, आगरा के किले में रखता है। शिवाजी ऐसे परिस्थिति में फंसने के बाद भी जहां चारों ओर शत्रु ही शत्रु है, चारों ओर शत्रुओं का कड़ा फहरा है, शिवाजी अकेले हैं, वहां से भी कैसे बच निकलना उसकी युक्ति बनाते हैं, और स्वयं ही नहीं अपने पुत्र के साथ आगरा के किले से कैसे भाग निकलते हैं। तो शिवाजी के बारे में वो बोलते हैं कि अभी शिवाजी की उम्र बहुत है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, इसलिए दान करना है, और बड़ी बड़ी टोकरियों में अंदर से फल, मिठाई, ये सब दान के लिए शिवाजी के कमरे से बाहर जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। तो मुगल सैनिक भी कई बार उसका परीक्षण करते हैं, जब प्रत्येक बार फल और सब्जी, फल और मिष्ठान ये देख करते तो शिवाजी के जो सुरक्षा में या उनकी वो भाग न पाए इसके लिए मुगल सैनिक से वो भी शिथिल हो जाते हैं, और इसका फायदा उठा करके शिवाजी आगरा के किले से भाग निकलते हैं। शिवाजी अपने सामरिक विषयों के कितने जानकार थे, तो भारतवर्ष में नेवी का जो पहला गठन किया, यानी समुद्री सेना का या जल सेना का जो बोल सकते हैं, वो शिवाजी ने किया। शिवाजी ने समुद्र के अंदर कई दुर्ग बनाए। शिवाजी जो शिवाजी का समय था उस समय पश्चिम भारत पर पुर्तगाल के लोग, डच के लोग और यूरोपियन कंट्रीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी थे। समुद्र उनके सामने था, और इसलिए शिवाजी ने नया नौका सेना बनाई जिसके वो समुद्र पर अपना कब्जा कर सके। और आज भी हम अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका जिसकी पूरी दुनिया में, जिसकी सेना की पूरी दुनिया में एक विशिष्टता है, अमेरिका की बहुत बड़ी नेवी है। यानी शिवाजी ने आज से लगभग 400 वर्ष पहले नेवी की क्या महत्वपूर्ण, नेवी का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है इसके बारे में सोच करके, इसके बारे में ध्यान करके, और शिवाजी ने अपने साम्राज्य में नेवी का गठन किया। ऐसे टैक्सेशन जो आजकल एक मॉडर्न इकोनॉमी और मॉडर्न पॉलिटिशियन सबके मन में रहता कि समाज में जो कराधान की व्यवस्था हो, जो टैक्सेशन हो वो कैसा होना चाहिए,
उसके बारे में कि सामान्य प्रजा पर कष्ट भी न हो और राज्य का सुशासन भी चलता रहे, इसके लिए जो टैक्सेशन की व्यवस्था बनाई, जो चौथ की व्यवस्था या जो सरदेशमुखी ऐसा करके जो कर की एक व्यवस्था बनाई, वो आजकल की आज भी एक उदाहरण है। आज भी लोग उसको पढ़ते हैं कि उस समय के जमाने में भी, उस समय आज से 400 वर्ष पूर्व टैक्सेशन के बारे में इतना इनोवेटिव तरीके से सोचना और उसको टैक्सेशन की व्यवस्था करना। ऐसे हम जब शिवाजी के जीवन के, शिवाजी ने अपने जीवन में अपने जो साथियों तो उनका कितना संबंध का निर्वहन किया। हम सबको पता है कि जब बीजापुर पर शिवाजी और मुगल मिर्जा राजा जय सिंह सब मिलकर आक्रमण करते हैं और शिवाजी हार जाते हैं, तो जो शिवाजी के सैनिक होते हैं नेताजी पालकर, तो मुगलों को ये लगता है कि शिवाजी बीजापुर से मिले हुए थे इसलिए उनकी हार होती है, और इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह उनको बोलते हैं कि जाओ विशालगढ़ पर कब्जा करो। विशालगढ़ पर आक्रमण करने के लिए शिवाजी और नेताजी पालकर जाते हैं, किंतु वहां किसी गलत फहमी से नेताजी पालकर सही समय पे शिवाजी को बैकअप नहीं दे पाते और शिवाजी युद्ध हार जाते हैं। इसके कारण बाद में शिवाजी और नेताजी पालकर में मतभेद होता है और शिवाजी नेताजी पालकर को सर नौबत या सर सेनापति से हटा देते हैं। बाद में नेताजी पालकर इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने के लगभग 8-9 वर्षों बाद नेताजी पालकर को वापस अपनी भूल का एहसास होता है और नेताजी पालकर वापस आते हैं। शिवाजी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, उनको पुनः हिंदू बनाया, अपने कुल की एक कन्या के साथ नेताजी पालकर का विवाह भी किया। तो अपने मित्रों के साथ या जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, ऐसे लोगों की चिंता करना भी शिवाजी ने अपने संपूर्ण जीवन में किया। प्रतापराव गुर्जर की जब मृत्यु हो जाती है, प्रतापराव गुर्जर शिवाजी के लिए लड़ रहे होते हैं और प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु होती है, तो प्रतापराव गुर्जर के मृत्यु से उन्होंने उनकी बेटी से अपने पुत्र का विवाह किया, राजा राम जी का। तो छत्रपति शिवाजी एक, हम सबके मन में छत्रपति शिवाजी एक बहुत विलक्षण योद्धा, ऐसी उनकी प्रतिमूर्ति है। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी स्वधर्म अभिमानी यानी, लेकिन परधर्म सहिष्णु भी थे। अफजल खान का ही उदाहरण है, जब अफजल खान का सर काट कर शिवाजी प्रतापगढ़ ले जाते हैं, तो शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले पर अफजल खान का सर रखा और बाद में माता जीजाबाई ने उनके लिए एक अफजल खान की टॉम्ब या टॉम्ब बनवाया। वहां अफजल खान को नित्य प्रसाद और नैवेद्य मिले, इसकी व्यवस्था की। और इसके उलट अफजल खान ने क्या किया था, हम सबको पता है, तालीकोट के युद्ध में जब विजयनगर के राजा रंगराय से जब युद्ध हारते हैं, तो अफजल खान उसका कटा हुआ सर लेता है, उस सर के अंदर से सब प्रकार के मांसपेशियां सब बाहर निकलता है ताकि वो खोखली हो जाए, और उसको शहर के नाले में रखता है। यानी जिस अफजल खान ने हिंदू राजा के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसको भी मृत्यु के पश्चात उसको कितना ससम्मान, यानी अपनी संस्कृति के जो उदात्त चरित्र है, जो उदात्त अपने जीवन मूल्य थे, युद्ध के समय भी अपने शत्रुओं के साथ भी उन्होंने एक मर्यादित व्यवहार करना, ये शिवाजी ने अपने जीवन में करके दिखाया। हम सबको शिवाजी के बारे में, जब शिवाजी की रक्षा करने के लिए उनके जो साथी थे, किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे हम सब जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो लव और कुश पथक बनाया। लव कुश पथक यानी बच्चों का पथक, यानी उस समय 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष की आयु के बच्चे, इनको लेकर के डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ किया। और यही जो 8, 10, 12 वर्ष के बच्चे थे, आगे के लगभग 80-90 वर्षों में इन्हीं लोगों ने यह काम किया। यानी हम जब कोई सामाजिक काम ऐसा खड़ा कर दे, तो अपने साथ कैसे लोगों, उनके मन में कितना विश्वास ध्येय के प्रति, अपने ध्येय के प्रति ये संकल्पित करते हैं, ये करके दिखाया। तो ऐसे थे जो छत्रपति शिवाजी रहे। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्य विस्तार किया। राज्य विस्तार करते करते उनको एक समय ऐसा लगा, जैसे हम जानते हैं कि आज भी कई देशों, उदाहरण के लिए तिब्बत की एक सरकार निर्वासन में है, जिसको हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस निर्वासन की सरकार को सब राष्ट्राध्यक्षों से, राष्ट्रों से मान्यता मिल जाए, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी का शासन तो बहुत बड़ा हो गया, स्वराज्य की स्थापना हो गई, अनेक दुर्ग किले आ गए, भगवा सब दुर्ग किलों पर फहर रहा है, मराठा सरदार आ गए, अपने
अपने विषयों का, हिंदू जीवन मूल्यों का सब जगह प्रवाह होने लगा। शिवाजी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इस नाते उनकी सर्वदूर ख्याति हो गई। लेकिन फिर भी कुतुबशाही या मुगल शाही या गोलकुंडा से या इन मुगलों से उनको मान्यता मिल जाए, इसलिए शिवाजी को अपना राजारोहण संस्कार करना पड़ा। अब शिवाजी के राजारोहण संस्कार में बहुत समस्याएं थी। एक समस्या थी कि शिवाजी, ऐसा उस समय मानना था कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया है और इसलिए एक क्षत्रिय ही राजा हो सकता है और क्षत्रिय बचे नहीं है। तो हिंदू समाज की ऐसी विडंबना थी कि वो मुगलों को तो राजा मानने को अस्वीकार था, लेकिन जो क्षत्रिय नहीं है ऐसे हिंदू और क्षत्रिय बचे नहीं, इसलिए किसी हिंदू को राजा मानना स्वीकार नहीं था। दूसरा, अगर आप राज्य करते हैं, राजा बनते हैं, तो आपको अनेक मठ में, मंदिरों में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान धर्म इत्यादि करना पड़ता था, जिसके कारण स्वराज्य के खजाने पर बोझ पड़ता। ऐसे अनेक समस्याएं थी। किंतु जो उनके साथ में काम करने वाले सरदार थे, मराठा सरदार, जागीरदार, सूबेदार, ऐसे सब लोगों की सलाह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि राज्यारोहण संस्कार करना पड़ेगा। और इसलिए काशी से राज्यारोहण संस्कार करने के लिए ब्राह्मण गए और सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यारोहण संस्कार हुआ। यानी उस दिन शिवाजी ने छत्र धारण किया और उस दिन से फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा कहलाने लगे। उसके पहले सबको शिवाजी राजे भोसले इस प्रकार के नाम से जाने जाते थे। अपने राज्यारोहण संस्कार के बाद से, कोरोनेशन के बाद से, उनको छत्रपति शिवाजी इस नाम से वो राज्य करने लगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कृतित्व था, वो कृतित्व का एक तरह से जो समापन नहीं, अपने एक स्थान पर पहुंचना, अनेक प्रकार के राजाओं को जीतना, सब प्रकार के न्याय की व्यवस्था करना, उस समय के जो हिंदू विचार, हिंदू मंदिर, हिंदू देवता, उन सब की सुरक्षा करना, सामान्य रूप से हिंदू को अपने धर्म के प्रति अनुराग रहे, अपने धर्म का पालन कर सके, अपने धर्म को पालन करने में उसको किसी प्रकार की समस्या न आए, इसकी व्यवस्था करना। युद्ध करना पड़े तो जीतने के लिए युद्ध करना। शिवाजी महाराज लगभग 600 वर्षों में होने वाले पहले हिंदू राजा थे जिन्होंने जीतने के लिए युद्ध किया। जिनसे युद्ध होना था उनको उनकी भाषा में जाकर के उनको उत्तर दिया, और इस तरह से दिया। अगर आप शिवाजी के समय में शिवाजी ने जिन जिन लोगों से युद्ध किया, चाहे वो अफजल खान हो, चाहे वो शाइस्ता खान हो, चाहे वो बाद में सिद्दी जौहर हो। सिद्दी जौहर की घटना तो शिवाजी, आदिल शाह सिद्दी जौहर को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजते हैं, शिवाजी से वो युद्ध नहीं कर, हार जाता है, और आदिल शाह बाद में सिद्दी जौहर को बहुत अपमानित करता है। सिद्दी जौहर इतना अपमानित हो जाता है कि वापस जाकर के वो आत्महत्या कर लेता है इस शिवाजी के बारे में। और शिवाजी ने कभी अपने मान पर अपमान, अपनी यश, इसकी प्रतीक्षा नहीं की। नहीं तो कैसा होता है, अगर आज के जैसा समय होता और अफजल खान रास्ते में निकल रहा होता और सब तरह से हाहाकार मचा रहा, तो और आप 24 घंटे के मीडिया में कैसा समाचार चलता कि अफजल खान ने तुलजापुर का भवानी मंदिर तोड़ दिया, अफजल खान ने पंढरपुर पर आक्रमण कर दिया, शिवाजी चुप पर बैठे हैं, शिवाजी जो हिंदवी स्वराज्य के नेतृत्व करता है इस नाते रहे, वो गायब हो गए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति भी बनी, तो भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया। शिवाजी ने अपने धैर्य को रखते हुए, अपनी योजना पर अक्षरशः पालन करते हुए, अपने कार्य को, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने कार्य को अंतिम ध्येय तक लेकर गए। शिवाजी ने ये जो अपने वर्षों में लगभग 60-70 वर्ष जो कार्य किया, जो युद्ध जीते, जो हिंदवी स्थापना की, और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है, बात समझना हम सबके लिए अति आवश्यक है। कि उस समय के कालखंड में जहां सब तरफ परधर्मियों का शासन हो, जहां स्वधर्म का अनुसरण करना इतना कठिन हो, जहां स्वतंत्रता की बात करना भी दुर्लक्ष हो, ऐसे समय में अपने धर्म के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, स्वातंत्र के लिए सामान्य जनमानस को प्रेरित किया। और सिर्फ सामान्य जनमानस को प्रेरित नहीं किया, उन्हीं के माध्यम से वह पूरा युद्ध लड़ा। शिवाजी ने मावलों को एकत्रित किया। जैसे हम जानते हैं भगवान राम ने जब
भगवान राम वनवास में गए तो जंगलों में भीलों को, वानरों को, रिक्षों को, ऐसे लोगों को संगठित करके और तब रावण से युद्ध किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कमजोर लोगों को युद्ध एकत्रित करते हुए और उनके माध्यम से जो छोटे छोटे सरदार होते थे, जो छोटे छोटे देशमुख होते थे, उन सबको अपने ध्येय के प्रति सबको प्रेरित करते हुए, अपने ध्येय के प्रति, अपने कार्य से सबको जोड़ते हुए शिवाजी अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। और शिवाजी ने जिस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, हम देखते हैं कि अगले 400, 300, 400 वर्ष के या 150, 200 वर्ष जब बाजीराव पेशवा के कालखंड तक वह हिंदवी स्वराज्य कैसे लगातार सतत मजबूत होता रहा, सतत उसकी सीमाएं बढ़ती रही, सतत उसके जो जीवन मूल्य थे वो बढ़ते गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से हम सब, यानी व्यक्ति जिस भी जीवन में क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो सेना में काम करने वाला हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, हम सब के लिए प्रेरणादायी। आज हम देखते हैं अनेक लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और शिवाजी के जीवन पर एक पुस्तक भी आई, शिवाजी और स्वराज, शिवाजी और सुराज। तो शिवाजी ने गुड गवर्नेंस का कैसा मॉडल अपने राज्य में स्थापित किया। यानी शिवाजी सिर्फ एक योद्धा थे, ऐसा अपने मन में, हम सबके मन में नहीं रहना चाहिए। शिवाजी योद्धा थे, शिवाजी ने बहुत युद्ध जीते, लेकिन शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे। शिवाजी एक गुड गवर्नेंस का मॉडल स्टैब्लिश करने वाले एक कुशल प्रशासक भी थे। शिवाजी अपने राज्य में सामान्य व्यक्ति को न्याय मिल सके इसकी चिंता करने वाले एक राजा भी थे। शिवाजी धर्मज्ञ भी थे, शिवाजी स्वधर्माभिमानी भी थे, शिवाजी परधर्म सहिष्णु भी थे। यानी शिवाजी ने अपने जीवन मूल्यों को किसी पर लादने की, किसी पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। शिवाजी ने अपने शत्रु का भी अपमान नहीं किया। अगर जो शिवाजी की युद्ध में के समय में जो सैनिक समर्पण कर देते थे, उनको ससम्मान शिवाजी छोड़ते थे। यानी शिवाजी ने अपने जीवन मूल्य और अपनी संस्कृति के जो जीवन मूल्य थे, जो उदात्त मूल्य थे, उनका संरक्षण भी किया, किंतु उनके संरक्षण के नाम पर अपनी कमजोर नहीं हुए। मूल्यों का संरक्षण भी किया, लेकिन आतताइयों को, विधर्मियों को, परधर्मियों को उन्हीं की चाल से, उन्हीं की स्ट्रेटेजी से उनको हराया भी, उनको पराजित भी किया। लेकिन यह सब क्यों किया शिवाजी ने? शिवाजी मैं छत्रपति बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, इस उद्देश्य के साथ नहीं किया। शिवाजी के जीवन का उद्देश्य क्या था? हिंदवी स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य या स्वराज्य या स्वधर्म, इसकी स्थापना करना। और इस बड़े ध्येय को लेकर के वो जीवन पर्यंत काम करते रहे, और इस बड़े ध्येय की प्राप्ति के लिए जो जो जहां जहां जैसा जैसा जिस जिस चीज की आवश्यकता रही, वह सब किया। और आज के दिन शिवाजी का जीवन चरित्र तो ऐसा है कि हम कई दिनों तक शिवाजी के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करते रहे, स्मरण करते रहे तो भी कम पड़ेगा। किंतु आज शिवाजी के राज्यारोहण संस्कार आज के दिन हुआ, और हम सभी को, आप सभी को धन्यवाद कि यह समय हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी के महान जीवन का चर्चा करने के लिए निकाला। आप सभी को ये जो कॉल है ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आप सबने अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अपर्णा सेवा समिति को इसके लिए कोटिशः नमन। धन्यवाद भाई साहब। छत्रपति शिवाजी के जीवन मूल्यों पर आपका बहुत ही सुंदर वर्णन रहा। हिंदू साम्राज्य दिवस पर एक सुंदर वर्णन रहा, जिसके लिए आपका हृदय से